जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। हमने पढ़ा था एड्जॉर्प्शन क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन में हमने देखा फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। फिजियोसॉर्प्शन क्या होता है, केमिसॉर्प्शन क्या होता है, एक बार इसका रिकैप करवा देते हैं, एक बार इसको रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे आगे क्या टॉपिक है। देखो फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है कि इसमें जो सरफेस से मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं, या ये कहो कि सरफेस से जो मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड होते हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। कैसा होता है, वीक वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, वीक वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी बात क्या है, हीट एड्सॉर्प्शन। जब मान लो कि एक सरफेस है, इस पे एक मॉलिक्यूल आके, एक मोल मॉलिक्यूल आके चिपकता है, तो जब फिजिक्स ऑप्शन के अंदर किसी सरफेस से पे एक मोल मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होता है तो 20 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी रिलीज को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक बार और सुनो, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक, ये एक सरफेस है, ये कोई मॉलिक्यूल है, इस पे आके चिपक रहा है। अब ऐसा होने पर 20 से 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, तो इसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। अगला क्या है, ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल आप जानते हो कि अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाएगा। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, अब आपको मैंने बताया था कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एडसॉर्ब मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, रिजल्टिंग द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस। मतलब क्या है कि जब आप एनर्जी को, वो टेम्परेचर को बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ना शुरू कर देंगे, तो एडसॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये नॉन स्पेसिफिक होता है। अगला क्या है, नॉन स्पेसिफिक। सपोज अब देखोगे क्लास के अंदर कोई बच्चा होता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, और कुछ लोग स्पेसिफिक होते हैं, तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है, किसी के साथ ही, किसी भी सब्सटेंस के साथ एड्सॉर्ब हो जाता है। ठीक, और ये इसमें कोई एसोसिएशन बनाने के लिए, अट्रैक्शन के लिए या अट्रैक्ट होने के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता, नॉन स्पेसिफिक होता है। अब इसमें देखो, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, या मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टू सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड। कैसे केमिकल बॉन्ड जनरली होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तुलना में स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक, अब देखो इसमें केमिस ऑप्शन में एक मोल एड्सॉर्ब होने पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 40 to 200 किलो जूल पर मोल, और इसी को क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये इरिवर्सिबल होता है। मैंने बताया था कि जैसे ग्रेफाइट है, कार्बन ही तो होता है। अब ऑक्सीजन अगर इस पे एड्सॉर्ब होगा तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट कंबशन पे बनता है, इनकम्प्लीट कंबशन पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो जब आप इसको निकालोगे यहां से, तो अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में ही आएगा, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं आएगा, इसलिए क्या है, इरिवर्सिबल है। ये स्पेसिफिक होता है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये हाईली स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अब देखो वही बात है, इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक, तो आपने क्या देखा कि ये फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होता है, रिवर्सिबल होता है, इफेक्ट टेम्परेचर बढ़ाने पे एड्सॉर्प्शन कम हो जाता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, ये इरिवर्सिबल होता है और हाईली स्पेसिफिक होता है। बच्चों अभी हम बात कर रहे थे एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन की। ठीक है, अगर इसको हम देखें फिर से तो क्या होता है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। पहले डेफिनेशन देखो, क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज्ड होती है कब, व्हेन 1 मोल ऑफ एन एड्सॉर्बेट, जब 1 मोल एड्सॉर्बेट होता क्या है, एड्सॉर्ब होता है कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे एड्सॉर्बेट जब एड्सॉर्ब होता है तो कितनी एनर्जी निकलती है, तो जितनी एनर्जी निकलती है उसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। सपोज करो ये एक सरफेस है, ये मेरा हाथ एक सरफेस है, ठीक, इस पे ये जो सब्सटेंस है मान लो कि ये 1 मोल है,
अब ये आके इस पे एडजॉर्ब होता है, जब ये इस पे एडजॉर्ब होगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, तो जितनी एनर्जी निकलेगी उसी को क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। अब हमने देखा था कि एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है, एक होता है बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन, तो उसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू होती है वो होती है 20 to 40 किलोजूल पर मोल। दूसरा होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन, उसके लिए जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली होती है 40 to 200 किलो जूल पर मोल। इसके लिए वैल्यू कम क्यों है, तो कम इसलिए है क्योंकि उसमें वीक वैंडर वॉल फोर्स लगता है। इसके लिए वैल्यू क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, इसलिए इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। अब क्या है, लिखा क्या है, वेन एवर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस। जब प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे मान लो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है तो सरफेस की एनर्जी घटेगी। जब सरफेस की एनर्जी घटेगी, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्यों घटेगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। कह रहा है कि जब भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा तो सरफेस की एनर्जी घटेगी। रीजन क्या बता रहा है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, और जहां पे एनर्जी रिलीज होती है प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। दो बातें हमने समझी। हमने पहला क्या समझा, हमने ये समझा कि अगर मान लो ये हमारा एड्सॉर्बेट है, ये हमारा सरफेस है, इस पे आके अगर 1 मोल एड्सॉर्बेट, ठीक, एड्सॉर्बेंट पे क्या होता है, एड्सॉर्ब होता है तो कितनी एनर्जी निकलती है, तो उस एनर्जी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। और जब एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है, ठीक, तो सरफेस की जो एनर्जी है, ये सरफेस है ना, ये एनर्जी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि इससे हीट बाहर निकलेगी। अब जहां भी हीट बाहर निकलता है प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। अब देखो एंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा एस का मतलब होता है बेटा एंट्रोपी। आपने +1 में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जैसे मेरे पास ये है, अगर ये ऐसे ऐसे इधर उधर जा रहा है तो कहेंगे कि इसकी एंट्रोपी कम है। अगर यही बहुत दूर दूर बहुत तेज जल्दी जल्दी इसमें क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस तेज है, तो हम कहेंगे एंट्रोपी ज्यादा है। तो एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, क्यों होगी, बिकॉज द एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल फॉर्म केमिकल बॉन्ड विथ सरफेस, सो द एंट्रोपी विल ऑल्सो गोइंग टू बी नेगेटिव। अब देखो जैसे मान लो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो इस पे चिपक रहा है, ठीक, यानी क्या है, हमारे पास एड्सॉर्बेट है जो कि एड्सॉर्बेंट पे जा रहा है। प्रोसेस को क्या कहेंगे, एड्सॉर्प्शन कहेंगे। तो अब जब तक ये यहां था तो इधर उधर चक्कर लगा रहा था, तो डेल्टा एस इसका रैंडमनेस ज्यादा था। जब ये इससे चिपक जाएगा तो अब ये कम ही लेगा, यानी एंट्रोपी की वैल्यू कम हो जाएगी। कब, जब एड्सॉर्प्शन होगा तब। तो वही तो लिखा है मैंने, बिकॉज द एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद द सरफेस। क्यों, क्योंकि ये वाला मान लो ये एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल है, ये सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेगा। जब ये सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बनाएगा तो अब ये मोशन कम करेगा, इसमें रैंडमनेस कम हो जाएगी। तो जब रैंडमनेस कम होगी तो कोई चीज बहुत कम होती है, 0 से कम होती है, तो वैल्यू किधर चली जाती है, नेगेटिव में। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव में। अब आपने एक रिलेशनशिप पढ़ा होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी चेंज है। डेल्टा एस क्या, एंट्रोपी है, टी हमारा टेम्परेचर है। तो अब क्या बोल रहा है कि अगर मान लो ये रिएक्शन को, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को, अब आपने पढ़ा होगा कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल कब होती है, मतलब रिएक्शन कब होगी, कब पॉसिबल है रिएक्शन होगी कि नहीं। तो रिएक्शन आर ओनली फिजिबल व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव। रिएक्शन तभी फिजिबल है जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब डेल्टा जी नेगेटिव कब होगी, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव ओनली व्हेन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। कह रहा है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव तभी होगी जब डेल्टा एच जो है वो टी डेल्टा एस से ज्यादा हो। अब ये पॉसिबल कब होगा, ये कब होगा, ये तब होगा जब टेम्परेचर लो हो, जब टेम्परेचर लो हो। अब देखो धीरे ध्यान से देखो, डेल्टा एच की वैल्यू जब टी डेल्टा एस से ज्यादा होगी तभी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अब मान लो
कि एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जो एनर्जी पहले निकल रही थी अब उतनी एनर्जी नहीं निकलेगी। तो धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा कि जो डेल्टा एच है वो टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। अब जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जब डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाती है बेटा, तो गौर से सुनो, इस टर्म को कहते हैं एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई आपको? एक बार और समझ लो। क्या बोलता है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन? एक मोल एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन कहते हैं। फिजिकल के लिए वैल्यू कम होती है क्योंकि वीक वैन डेर वाल्स फोर्स होता है। केमिकल के लिए वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब देखो, वेन एवर द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस, जब भी प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा तो सरफेस से एनर्जी निकलेगी, और जब सरफेस से एनर्जी निकलेगी तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलेगी। और जब भी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलती है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। अब सुनिए, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होगा। डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी है, या एंथैल्पी चेंज बोलो। अब डेल्टा एस नेगेटिव कैसे हो गया? डेल्टा एस क्या होता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस, जिसको एंट्रोपी कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अब because the adsorbate molecule forms covalent bond with the surface या chemical bond with the surface, adsorbate molecule surface के साथ chemical bond बना रहा है, तो अब इसकी एंट्रोपी, अब ये हिल नहीं पाएगा, एंट्रोपी कम होती जाएगी, तो कम होती जाएगी नेगेटिव में चली जाएगी। अब देखिए, समझिए कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कब होती है? रिएक्शन होगी कि नहीं, फिजिबिलिटी का मतलब होगी कि नहीं, तो रिएक्शन तभी होगी जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो। और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ज्यादा हो। और ये कंडीशन फॉलो कब होगा? जब टेम्परेचर लो होगा। तो जब टेम्परेचर लो होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब ध्यान से देखिए, धीरे धीरे जब प्रोसेस ये होता जाएगा तो अब एनर्जी कम निकलेगा क्योंकि सरफेस भरता जाएगा ना, तो डेल्टा एच जो है डेल्टा टी एस के बराबर, टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। और जब डेल्टा एस टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा तो डेल्टा जी जीरो के बराबर हो जाएगा, और इसी को कहते हैं एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। बस देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब आप क्या देखते हो, जनरली ज़्यादातर जो गैसें होती हैं वो सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती हैं। ठीक, अगर आपको याद हो कि जब मैं पिछला लेक्चर मैंने इस पे दिया था सरफेस केमिस्ट्री के लिए, तो मैंने आपको बताया था चारकोल मास के बारे में। मैंने आपको क्या बताया था कि जो कोल माइनर्स होते हैं, कोल माइनर्स का मतलब होता है जो कोयले की खदान में, ठीक है, माइंस में काम करते हैं, वो चारकोल मास का यूज करते हैं। क्या है उसका काम, क्या है चारकोल मास का? तो जो कोल माइंस होती है उसमें जहरीली पॉइजनस गैस होती है, वो उसको एड्सॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो कोल माइनस चारकोल मास का उपयोग करते हैं जो कि बना होता है एक्टिवेटेड चारकोल से। अब सुनिए, जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है यूनिट मास पर या यूनिट वॉल्यूम पे कितनी गैस एड्सॉर्ब होती है, उसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। वो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। अब सुनेंगे कि जो गैस है वो ना एड्सॉर्ब हो रही है तो किसके तरह बिहेव करेगी? एड्सॉर्बेट की तरह। अब हमने आपको एड्सॉर्प्शन के दो काइंड्स बताए थे, एक है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और दूसरा है केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है? जिसमें वीक वैन डेर वाल्स फोर्स होते हैं, और क्या होता है? नॉट स्पेसिफिक होता है। नॉट स्पेसिफिक में क्या है? जैसे मान लो एक बंदा है, वो बहुत सारे लोगों से फ्रेंडशिप करता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, सबसे फ्रेंडशिप करके रहता है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज नॉट स्पेसिफिक इन चूजिंग देयर फ्रेंड। अब मतलब क्या, अपने फ्रेंड को चूज करने के लिए वो स्पेसिफिक नहीं है। तो जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है तो वो नॉट स्पेसिफिक होता है। ठीक, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि नेचर ऑफ गैस में जब गैस सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब होगी तो वो क्या होगा? एड्सॉर्बेट की तरह बिहेव करेगा, और इसमें कोई कंडीशन नहीं क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, यानी ज्यादातर सॉलिड के ऊपर गैस एड्सॉर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा गैस यूनिट वॉल्यूम पे एड्सॉर्ब हो, हमको कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक,
उस वो क्या है कंडीशन समझते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, अमोनिया, क्लोरीन, ये सारी जो गैसें हैं बेटा वो इजीली क्या होती हैं, एड्सॉर्ब हो जाती हैं। किसकी तुलना में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या दोनों में अंतर क्या है, ये इजीली एड्सॉर्ब हो जा रही है, ये नहीं हो रही है। ये अंतर है कि ये तीनों गैसें परमानेंट गैसेस हैं। कैसी गैसेस हैं, परमानेंट गैसेस हैं। ठीक, अब देखो इससे निष्कर्ष क्या निकला, सो वी कैन से दैट ऑल दोज गैसेस विच आर इजिली लिक्विफेबल कैन एब्सॉर्ब मोर। मतलब वो सारी गैस जिसको आसानी से लिक्विड में बदला जा सके वो ज्यादा एब्सॉर्ब होंगी। अब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस किस पे डिपेंड करता है, तो इसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ए टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, सो वी कैन से दैट ऑल दोज गैसेस व्हिच आर इजीली लिक्विफेबल, जो आसानी से लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएंगी वो ज्यादा एब्सॉर्ब होंगी। अब लिक्विफिकेशन किस पे डिपेंड करता है बेटा, तो वो डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑल दोज गैस व्हिच आर हैविंग हाई वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर दे आर एब्सॉर्ब मोर। मतलब जिस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा एब्सॉर्ब होगी। और ये सारी कंडीशन कब होगी, जब एड्सॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन हो, फिजिकल के लिए नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल तो स्पेसिफिक ही नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं, स्पेसिफिक मतलब इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। अब सुनिए, है कंडीशन लेकिन केमिकल की तुलना में ना के बराबर है। ऐसा नहीं कंडीशन नहीं, कंडीशन है बट इन कंपैरिजन टू केमिकल कंडीशन ना के बराबर है, क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन नॉट स्पेसिफिक होता है। एक बार और समझ लेते हैं, हमने कहा कि अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन है तो गैस जो है या केमिकल में भी गैस एड्सॉर्बेट की तरह बिहेव करेगी। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है स्पेसिफिक नहीं होता है। अब सुनिए, इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में हमको कुछ कंडीशन मेंटेन करना है। किसके लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस एड्सॉर्ब हो, यानी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ जाए। अब कुछ गैसें होती हैं जो इजिली एड्सॉर्ब हो जाती है, जैसे HCl है, अमोनिया है, क्लोरीन है। और कुछ गैसेस नहीं होती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये तीनों गैसें परमानेंट गैसें हैं। अब सुनिए दूसरी बात कि क्या लिखा है, सो वी कैन से, तो हमने इससे निष्कर्ष क्या निकाला कि जो गैस जितनी आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी उसका एड्सॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। और लिक्विफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे। तो हमने क्या बोला कि जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। बात समझ में आई। अब देखते हैं कि दूसरा फैक्टर क्या है। ये तो पहला था ना नेचर ऑफ द गैस, अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा फैक्टर क्या है। नेचर ऑफ द गैस में ये याद रखना कि ये गैस एड्सॉर्बेट की तरह बिहेव कर रही है, ठीक, क्योंकि सॉलिड के ऊपर गैस जा रही है ना, तो ये किसके तरह बिहेव करेगी, एड्सॉर्बेट की तरह। देखते हैं कि दूसरा फैक्टर इसका क्या है, समझ में आए। देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा फैक्टर है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो जो एक्टिवेटेड सब्सटेंस होते हैं और फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस होते हैं वो साबित होते हैं एक बेटर एड्सॉर्बेंट, अकर्स एट बेटर एड्सॉर्बेंट। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अगर सब्सटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा ना, ज्यादा जगह मिलेगी। तब हमने पढ़ा भी है ना इसके बारे में कि जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एड्सॉर्प्शन है वो सरफेस फिनोमेना है। पहले ही बताया था कि एड्सॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमेना है। और सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते ही क्या है, सरफेस ही फिनोमेना तो पढ़ते हैं। तो एक्टिवेटेड सब्सटेंस और फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस बेटर एड्सॉर्बेंट्स सिद्ध होते हैं। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि जो एक्टिवेटेड सब्सटेंस है या फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस उनका सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एक्सपोजर बढ़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जो सरफेस एरिया बढ़ने पे एड्सॉर्बेंट जो है वो बेटर हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए क्योंकि जो एड्सॉर्प्शन है वो खुद ही क्या है, सरफेस फिनोमेना है। तो जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। अगला देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इसके लिए दो कंडीशन है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन अगर होगा तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करेगा।
क्यों, मैंने ये भी आपको पहले से बता रखा है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो सरफेस को छोड़ के जाने लगेंगे। इसका मतलब क्या है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। क्या लिखा है मैंने कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या है, देखो, व्हाइल इन केमिकल एड्जॉर्प्शन द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले बढ़ेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, देन इट इज गोइंग टू डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसके बाद अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगला फैक्टर है क्या है बेटा, एक्सटेंट ऑफ प्रेशर। तो एक बात बताओ, प्रेशर लगाओगे तो गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, और एक गैस जितनी आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। अभी तो बताया था मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर और लिक्विफिकेशन में रिलेशन, कि अगर प्रेशर लगाओगे तो गैस जो होती है वो कंप्रेसिबल होती है, तो प्रेशर लगाओगे तो गैस लिक्विड में बदल जाएगी, उसी को लिक्विफिकेशन कहते हैं। और लिक्विफिकेशन जितनी आसानी से होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी उतनी आसानी से होगा। तो इस पूरे से आपने क्या समझा कि नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट में क्या है, अगर फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस है और एक्टिवेटेड सब्सटेंस है तो वो बेटर एड्जॉर्बेंट साबित होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एक्सपोजर बढ़ेगा, एक्सपोजर बढ़ेगा तो क्या होगा, जल्दी जल्दी एड्जॉर्प्शन होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो एड्जॉर्प्शन है वो क्या है, सरफेस फिनोमेना है। उसके बाद देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन घट जाएगा। केमिकल में पहले टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा और बाद में क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो घट जाएगा। उसके बाद क्या है बेटा, एक्सटेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाओगे तो लिक्विफिकेशन होगा गैस का, क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होती है और जितना आसानी से लिक्विफिकेशन होगा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इससे हमने क्या समझा, इससे हमने समझा कि ये सारे फैक्टर हैं जो एड्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं।